हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत जोर दीजिए, यानी कि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और अपने आंसर को ज़रूर देखिए कि आप उसमें से कितने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप उस क्वेश्चन को आप लोग जाके बुक से पढ़ सकते हैं या फिर गूगल क्रोम में जाके वो टॉपिक डालिए और उससे रिलेटेड जो भी मिल रहा है उसको आप लोग पढ़िए। और हमारा जो भी पहले का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 1 से लेकर 19 तक, अगर आप लोग को टाइम है या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर महिलाएं हैं किचन में हैं तो उसको आप ऑन करके रख सकते हैं। आप एक बार सुनते भी रहिएगा, आपके कान में कुछ आवाज़ आते रहेगा कि इसका ऑप्शन ये है, ये किसने दिया, तो वो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में, यानी कि प्रैक्टिस सेट 20 में डीएलएड विषय से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एस्क्यूबरल, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी हॉल्स, ऑप्शन डी वुंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वुंट। वुंट ने सर्वप्रथम जर्मन देश के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी और यह प्रयोगशाला व्यक्तियों के रिएक्शन टाइप को मापने हेतु किया गया था। यानी कि रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया काल, यानी कि जब व्यक्ति किसी भी चीज़ का रिएक्शन देता है तो कितने समय में देता है, उसको मापने के लिए यह प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वुंट ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि गाल्टन। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित किया था वुंट ने, लेकिन मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण गाल्टन ने किया था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो किस देश से थे, वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के थे और इनका पूरा नाम था लीव मिनोविच वाइगोत्स्की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1896 ईस्वी को और यह सोवियत संघ यानी कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। और उनका मुख्य कार्य क्षेत्र था वो विकास का था, यानी कि विकास मनोविज्ञान का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन किसका था। तो यह कथन था स्टर्नबर्ग का। हम लोग सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र का कहना है कि सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ें, सिर्फ जो सही आंसर है उसको पढ़ें ताकि सुन के उनको याद हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमें भी पता चलता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, ये क्या हो सकता है। बिना सारे ऑप्शन पढ़े हम लोग सही जवाब तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह कथन मनोवैज्ञानिक स्टर्नबर्ग का था और यह इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है किस अवस्था में। तो यह जागृत होती है किशोरावस्था में। वीर पूजा का मतलब होता है मानव समाज में प्रचलित वह भावना जिसके फलस्वरूप उन लोगों के प्रति विशेष भक्ति और श्रद्धा प्रकट की जाती है जो असाधारण रूप से अपनी वीरता का परिचय देते हैं। और यह सामान्यतः किशोरावस्था में यह भावना जागरूक होती है क्योंकि बच्चों को लगता है कि जैसे लड़कियां हैं तो वो सोचती है कि हम रानी लक्ष्मीबाई के जैसे बन सकते हैं, जैसे उनमें वीर भावना थी, हम भी अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, हम भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस अवस्था में बच्चे ऐसे सोचते हैं तो उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है। लड़के जो हैं वो शिवाजी जैसे बनना चाहते हैं या फिर महाराणा प्रताप जैसे, या फिर जो भी उनके आदर्श हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो किसी के भी जैसे खुद को समझते हैं और उनमें वीर भावना जागृत होती है, जिसको हम लोग वीर पूजा की भावना कहते हैं। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल्बर्ट बंडूरा।
एल्बर्ट बंडूरा का कहना था कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं और यह निष्कर्ष उनके शोध कार्य पर आधारित था। और एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, यानी कि बच्चे समाज से सीखते हैं तो हो सकता है कि वो फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को भी सीख जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण, प्रतिस्पर्धा या बराबरी की चेष्टा करने की कोशिश करता है और यह वो अपने सामाजिक अधिगम के दौरान सीखता है, यानी कि समाज से सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। तो ऐसा करके आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उल्टा उनको डिमोटिवेट करेंगे, यानी कि वो गलती करने के लिए या तो जिद्दी हो जाएंगे या फिर वो स्कूल आना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ये भी सही नहीं होगा। अगर आप उनको कक्षा कक्ष से बाहर कर देंगे तो वो जो आप सिखा रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे और ये एक शिक्षक के नाते सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये सही ऑप्शन यही है कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करने से वे छात्र जिनका अधिगम धीमा होता है या जो गलतियां करते हैं उन्हें शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत आसानी से लाया जा सकता है और इस प्रकार गलती करने वाले छात्रों में भी अधिगम का सही संचार होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की पैटर्न से परिचित करना या परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका अगर हम परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो परीक्षा के दौरान होने वाली चिंता को और बढ़ाता है, उसको दूर नहीं करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है और टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। अतः ब्लूम की टैक्सोनॉमी को संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या करता है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, यानी कि ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या डैश थी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा या फिर ऑप्शन डी आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो ये क्वेश्चन जो है वो शेरशाह मूवी से भी उठाया गया है या फिर आप कह सकते हैं जो कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान अपने आप को शहीद कर दिए थे, यानी कि अपनी जान की परवाह नहीं किए थे। तो इसमें पूछा जा रहा है ऐसा उन्होंने क्यों किया था। तो ऐसा उन्होंने आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए किया था, यानी कि उनको लगा था कि उनके जीवन से ज़्यादा उनका देश इम्पोर्टेंट है, अतः उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। दंड, मौखिक वर्तना, आंशिक पुनर्वलन या निरंतर पुनर्वलन। तो प्रतिक्रिया का विलोप होना आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन होता है, ऑप्शन सी। क्योंकि अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है, किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्वलन मिलता रहता है तो फिर प्रतिक्रिया या विलोपन होना कठिन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसका मिलान उचित है, यानी कि कौन ऐसा है जो सही है बाकी गलत है। सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण और संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि सामाजिक विकास प्राप्त वातावरण में ही होता है, जबकि संवेगात्मक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम है, न कि प्राप्त परिपक्वता स्तर के। यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, और यह भाषा में रचनात्मक आकलन का बेहतर उदाहरण होगा, ऑप्शन सी। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी आएंगी और वो अपने आप को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जिससे उनका भाषा विकास अच्छे से हो सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ और उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। या फिर ऑप्शन डी, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि संज्ञानात्मक विकास बालक को प्राप्त आनुवंशिकता अर्थात पैतृक यानी कि जीन्स तथा वातावरण जिसमें वो पोषित होता है उस पर निर्भर करता है, और बालक की बुद्धि संज्ञानात्मक पक्ष ही है, और बालक की जो आनुवंशिकता प्राप्त हुई है वह अस्थिर है, यानी कि वातावरण से मिलने वाला पोषक उसके बौद्धिक स्तर को प्रभावित कर रहा है। प्रश्नानुसार पिछले दशकों में बालक बुद्धि परीक्षणों पर निरंतर श्रेष्ठता दर्शा रहा है। यह संकेत दे रहा है कि बालक को निरंतर श्रेष्ठ वातावरण उपलब्ध हो रहा है, और यदि बालक को उचित वातावरण मिले तो उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी जो IQ लेवल है उसमें भी वृद्धि होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या, और डैश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास जो है वो समाजीकरण में शामिल होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वो उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है, विकेंद्रीकरण, पलटावी, समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को पलटावी की कठिनाई है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी की गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे ग्लास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वो एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों का निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत, परंपरागत या पश्च परंपरागत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के पश्च परंपरागत स्तर पे वे है। उन्हें लगता है कि वो सरकार को आयकर नहीं देंगे क्योंकि सरकार उसका मिसयूज कर रही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह डैश है। तो वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन डी। स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार तीनों प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि परस्पर तालमेल और समन्वय करते हुए क्रियाशील रहते हैं, और सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणहीन होने से पूर्व ही उन पर कार्य करके समाधान खोज लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में ही विद्यमान रहती है, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। या फिर ऑप्शन डी, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां है, वाइगोत्स्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर का जो कहना था, यह सबसे कम सही होने की इसी की संभावना है, क्योंकि बीएफ स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया और इसके अनुसार वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता, नहीं बोलता है, तो वह अनुक्रिया नहीं करता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक भूमिकाओं के न न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। तो यह जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है, यानी कि जब हम लोग समाज में जिस रूप में जन्म लेते हैं उसके आधार पर जब उसमें भिन्नताएं करने लगते हैं, जैसे कि लड़की है और लड़का में जो भेदभाव करने लगते हैं समाज में आने के बाद, उसको जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, या उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। इसका सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, और ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो जाएगा। इस प्रकार का व्यवहार बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, इसके अतिरिक्त बाकी सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं, जैसे पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए, और शिक्षार्थियों के लिए अवसर में भाग लेने हेतु एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने से बच्चे जो है वो सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। और लगातार परीक्षण लेने से बच्चों के सीखने के आकलन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान होता है। तो वह सीखने के लिए आकलन के समान होता है, क्योंकि जब कोई खाना बनाता है उसके बाद वो स्वयं चखता है तो वह यह देखता है कि उसने जो कार्य किया है वो कार्य ठीक रूप से पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि वह सीखने के लिए आकलन हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतपरक अनुदेशन क्या है। तो अंतपरक अनुदेशन है बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना है, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है कि नहीं, एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले बच्चों की मातृभाषा में मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त और सभी चीज़ों के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, जैसे मंदबुद्धि, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या फिर जन्म से पहले बच्चे की माँ के द्वारा मदिरा सेवन। इन सब चीज़ों से बच्चे में अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल क्या है। ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग, या फिर प्रतिस्पर्धा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मतलब सहयोग से होता है, क्योंकि एक पूरे कक्षा में सभी सहयोग के साथ पढ़ते हैं तो इसे सम्मिलित कक्षा का मूल्य स्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है? तो किंडरगार्टन विधि को हम लोग बालोद्यान शिक्षण पद्धति के नाम से जानते हैं। और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा में संक्रमित हो गया है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ होता है चेतना का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन बी। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है और यह जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं यानी कि चेतना का अध्ययन करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यासों का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बर्ताव को हम लोग तथ्यों से अनावरण के रूप में भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पाठ योजना है एक। तो पाठ योजना एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना होता है जिसमें अध्यापक एक पाठ को कक्षा में पढ़ाने के लिए उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है और एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है और इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है जिसे हम लोग पाठ योजना या लेसन प्लान के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन, चॉक, पेन या फिर पेंसिल? तो एक छोटे बच्चे को सबसे पहले चॉक से लिखना सिखाया जाता है, ऑप्शन बी। समूह परियोजना कार्य मदद करता है। तो समूह परियोजना सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में या कौशल को बढ़ाने में? तो तस्वीर दिखा के जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इससे उनकी रुचि को बढ़ाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? तो कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, उसे चेतावनी देना, उसे पढ़ने को बाध्य करना। तो आप लोग जानते होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं देना है, यानी कि कक्षा से बाहर चले जाना, चेतावनी देना या पढ़ने को बाध्य करना, बच्चों पे दबाव बनाना है। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जब बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसे रुचिपूर्ण बातें बताएं ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए और वो पढ़ने पे ध्यान लगाए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बात बता देना, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है या कक्षा पर नियंत्रण रखता है। तो एक प्रभावी शिक्षक वही है जो छात्र को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि है। तो बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की क्षमता और सीखने की क्षमता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से जो अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परीक्षा प्राप्त करने की एक पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसे हम लोग प्रेरणा से प्रोत्साहित कर सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुबले पतले और क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक या नाजुक बालक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दुबले पतले, क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चों को समस्यात्मक बालक के अंतर्गत में रखा गया है। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उस व्यक्ति को प्रौढ़ कहते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य होता है शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास, और शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व प्रौढ़ व्यक्ति निर्णय लेने में और समस्या का समाधान ढूंढने में पूर्ण रूप से सक्षम होता है।
खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है? शारीरिक बुद्धि, गलत मुद्रा या फिर थकावट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खराब लिखावट का थकावट से कोई लेना देना नहीं होता। FG फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो यह बुनियादी गतिविधि की शिक्षा देने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? बृहद, निश्चेष्ट, सक्रिय या फिर थोड़ा? तो गहन पढ़ाई से छात्रों के बृहद शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो शिक्षक की डायरी जो होती है वो मूल्यांकन से संबंधित नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा जगत में मूल्यांकन का महत्व अत्यधिक है और मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों की भावी जीवन यात्रा का पथ प्रदर्शन किया जाता है। और मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, शिक्षक और शैक्षणिक क्रियाओं आदि पारस्परिक निर्भरता एवं उनकी उपयोगिता की जांच की जाती है। मनः स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आशंका। सही शब्द है अकारण शंका, अर्थात बिना किसी कारणों के सदैव शंकित रहना अथवा शंका रहना मनः स्नायु विकृति के लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो छात्रों में चोरी करने की आदत को उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है, यानी कि विकल्प ए, सी और डी अपनाने पर बालक में चोरी करने की आदत में और अधिक तेजी से विकास होता है। जैसे बालक को पारितोषिक देकर, यानी कि उपहार देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर, इस सब से चोरी करने की आदत को नहीं ठीक किया जा सकता। केवल उनको अच्छे अच्छे उदाहरण देकर हम लोग समझा सकते हैं कि चोरी करना एक गलत बात है। आप उनको विभिन्न तरह की कहानियाँ भी सुना सकते हैं जिसमें चोरी करने से उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ा है या फिर उनके जीवन कैसे बीती है। तो इस सब से बच्चे सीखेंगे और फिर दोबारा चोरी नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव जीवन की अस्थिरता का पड़ता है, यानी कि ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि बच्चे जब गर्भ में आते हैं तो उनके लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि किसी भी गर्ल में, यानी कि लड़की में, सिर्फ XX क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि माता और पिता दोनों में 23 गुणसूत्र यानी कि जीन्स होते हैं, और बॉय में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि XX मिलता है तब लड़की बनती है और XY मिलता है तब लड़का बनता है। तो चूंकि गर्ल्स में Y नाम का कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए जब बच्चे का जन्म होता है या गर्भावस्था में आते हैं तो जब ये जीन्स मिलते हैं तो लड़का का जो निर्धारण होता है, यानी कि लिंग का निर्धारण, वो पिता के द्वारा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? सिर से, पैर से, हाथ से या फिर संपूर्ण शरीर से? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद ही अन्य अंगों का विकास होता है। तो जो गर्भस्थ शिशु है उनमें संवेदनशीलता का विकास सबसे पहले सिर से ही होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था क्या है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था का विकास होता है, जिसका उम्र है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या फिर उपगल ग्रंथि का? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यौन परिपक्वता जो होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस परीक्षण में 10 मशीलक्षम या स्याही धब्बे होते हैं? तो आप लोग को पता होगा रोसा परीक्षण में एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें किसी विषय या व्यक्ति की विभिन्न स्याही के धब्बों से संबंधित धारणाओं को दर्ज करके मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं या वैज्ञानिक रूप से उत्पन्न जटिल एल्गोरिदम का प्रयोग करके विश्लेषण किया जाता है।
जिसे रोडसक स्याही का धब्बा परीक्षण भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति की शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 50 से 70% तक दबाव की भूमिका रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन जो है वो क्रेपलिन के द्वारा प्रकाशित है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड जो थे वो ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। और फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञानी को जाना जाता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हम लोग हिप्पोक्रेटिस को जानते हैं। और हिप्पोक्रेटिस ने शरीर में स्थित 4 काम रसों रक्त, पित्त, पीला कफ और काला कफ के महत्व को स्पष्ट किया था। और हिप्पोक्रेटिस पूर्व भारत के आयुर्वेद में स्वस्थ शरीर हेतु क्रमशः रक्त, कफ, पित्त और वायु के महत्व को स्पष्ट किया है, यानी कि ऑप्शन ए। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको आज का हमारा सेट कैसा लगा और आपको कितने मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।